Let us start revising the whole of capital gains. कैपिटल गेन्स सेक्शन 45 से सेक्शन 55 तक चलने वाला द लास्ट सेकंड हेयर ऑफ इनकम सीए इंटरमीडिएट 2026 में सितंबर के स्टूडेंट्स के लिए हम रिवीजन कर रहे हैं। ये कैपिटल गेन्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल गेन्स या कोई भी हेयर ऑफ इनकम हो, उसका जो पहला सेक्शन होता है वो चार्जिंग सेक्शन होता है। तो कैपिटल गेन्स में सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 सेज दैट एनी गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट that effected during the previous year shall be taxable under the higher capital gains. So there must be a transfer must be of a capital asset, then the gain shall be taxable under the higher capital gains, provided it is not exempt under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54G and 54H. आपके इंटर में 54G, GA नहीं है। ओके वेल, सबसे पहले समझते हैं कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 14 में दी गई है। सेक्शन 2 क्लॉज 14 डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड, whether movable or immovable, tangible or intangible, whether used in the business or profession of the assessee or not, whether it is used in the business or profession of the assessee or not, whether it is tangible or intangible, movable or immovable। तो सबसे पहले इन्होंने सभी तरह की प्रॉपर्टीज को कैपिटल एसेट मान लिया। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज को कैपिटल एसेट से एक्सक्लूड किया। सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल्स विच आर हेल्ड फॉर सेल और कंजम्पशन इन द बिजनेस, क्योंकि ये जो स्टॉक इन ट्रेड होते हैं इनको बेचकर जो गेन आएगा वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीबीपी के हेयर में टैक्सेबल होगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स भी प्रोडक्शन में यूज हो जाता है, फिर उसको बेचेंगे, बिजनेस इनकम में काउंट होगा, राइट। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन कंपनी के शेयर्स, ओके, सिक्योरिटीज जो होते हैं, ओके, उन्हें हेल्ड कर रखा है, तो भले वो उसमें ट्रेड भी कर रहे हैं, उनके लिए वो स्टॉक भी है, तो भी उन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने एक एश्योरेंस दिया है कि आपके लिए वो हमेशा कैपिटल एसेट रहेगा। आपको टेंशन लेना नहीं है कि वो सिक्योरिटीज हम पीजीबीपी में लेके जाएं या कैपिटल गेन में लेके जाएं, दैट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट। ओके, उसके बाद हम पढ़ रहे सेक्शन 2 क्लॉज 14 में क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ मूवेबल नेचर कैपिटल एसेट नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल हमारी ये पर्सनल घड़ी, ओके, कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल कार मूवेबल कैपिटल एसेट नहीं है, पर पर्सनल घर इमूवेबल है, वो कैपिटल एसेट है। ओके, पर पर्सनल कार कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल घर में जो टेलीविजन सेट है, वॉशिंग मशीन है, फर्नीचर है, ओके, वेयरिंग अपैरल से कपड़े हैं, ओके, ये कैपिटल एसेट्स नहीं है। लेकिन अगर ज्वेलरी है, पर्सनल ज्वेलरी कैपिटल एसेट है। ओके, तो ज्वेलरी कैपिटल एसेट है। उसके बाद ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये कैपिटल एसेट्स हैं। ओके, उसके बाद एनी लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस प्रोवाइडेड इट इज नॉट सिचुएटेड इन अर्बन एरिया, दैट इज इंडिया में रूरल एरिया के अंदर जो एग्रीकल्चरल लैंड है, इंडिया में रूरल एरिया के अंदर जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कैपिटल एसेट नहीं है। अब रूरल एरिया का मतलब क्या होता है? जो अर्बन एरिया नहीं है। अर्बन एरिया का मतलब क्या होता है? एनी एरिया विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एरिया measured aerially from the outside boundary point of the jurisdiction, वहां से एरियली मेजर किया जाएगा हर डायरेक्शन में, और 2 किलोमीटर के अंदर अगर पॉपुलेशन अप टू 1 लाख है 10,000 से, अगर 1 लाख से ऊपर अप टू 10 लाख है तो 6 किलोमीटर, और अबाउट 10 लाख है तो 8 किलोमीटर। 2 + 6 = 8। ओके, ऐसे याद रखेंगे। अप टू 1 लाख, अबाउ 1 लाख, अप टू 10 लाख, अबाउ 10 लाख की पॉपुलेशन है तो ओके, वो एरिया भी अर्बन एरिया माना जाएगा। उसके अंदर अगर एग्रीकल्चरल लैंड भी है तो कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट है। ओके, उसके बाद गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इश्यूड अंडर गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम, ओके, ये कैपिटल एसेट नहीं है। ओके, सिंपल सी बात। अब सेक्शन 2 क्लॉज 47 डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। ओके, ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट मींस एंड इंक्लूड्स। ट्रांसफर में क्या कहेगा? ट्रांसफर एक ब्रॉड टर्म है कैपिटल गेन के अंदर। सेल ट्रांसफर है, एक्सचेंज भी ट्रांसफर है। relinquishment of capital asset is also a transfer, extinguishment of any rights therein। ओके, फिर कन्वर्जन, ये राइट्स का मतलब ये कि हुआ जैसे कि मेरे पास कोई कंपनी के राइट शेयर्स नहीं है, राइट्स कूपन से, राइट एंटाइटलमेंट से, उनको मैंने बेचा,
वो भी कैपिटल एसेट्स में आएगा। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लीगल राइट्स है, खरीदे नहीं है अभी तक, पर मैंने बुकिंग करा रखी है, उसको मैं ट्रांसफर किया, तो भी वो कैपिटल एसेट है। आई होप इज क्लियर, फाइन। तो फिर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल, इसके पहले ले रहे कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। आपने कैपिटल एसेट बेची नहीं है, पर आपने अपनी कैपिटल एसेट को अपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है, तो वो ट्रांसफर है। हम पहले क्या ट्रांसफर है वापस देख रहे हैं, सेल ट्रांसफर है, एक्सचेंज ट्रांसफर है, रेलिक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर है, इवन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स शेयर। रेलिक्विशमेंट का मतलब होता है छोड़ देना, जाने देना। जैसे कि हम इंश्योरेंस क्लेम में प्रॉपर्टी को रेलिंक्विश कर देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अगर पूरी प्रॉपर्टी ले जाती है तो वो भी ट्रांसफर है, हम बेच नहीं रहे, पर वो रेलिंक्विशमेंट भी ट्रांसफर है। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स भी ट्रांसफर है। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज आल्सो अ ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड को ध्यान रख लेना कि मेरे पास जैसे पर्सनल ज्वेलरी कैपिटल एसेट है और मैंने अपने ज्वेलरी का बिजनेस चालू किया और मैंने ज्वेलरी को अपने बिजनेस में अब स्टॉक इन ट्रेड के रूप में ट्रीट कर रहा हूं, तो वो भी ट्रांसफर है। या मेरे पास कोई एक सिंगल लैंड है, एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए वो कैपिटल एसेट है, और मैं अब रियल एस्टेट का बिजनेस चालू कर रहा हूँ और वहां पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करूंगा या वहां प्लॉटिंग करके बेचूंगा और भी बिल्डिंग और प्लॉटिंग का काम कर रहा हूँ, तो जिस दिन मैंने अपनी एक इन्वेस्टेड लैंड को अपने रियल एस्टेट बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड माना, उस दिन वो ट्रांसफर हो गया है, ऐसा माना जाएगा। और उसमें कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है जब वो स्टॉक बेचा जाता है, जब सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 में पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। फिर एनी ट्रांसफर वेयर इन द पोजीशन of any immovable property is given for a consideration, part consideration और full consideration। आपने अगर possession दे दिया है तो भी वो ट्रांसफर है, ओके। any transaction wherein the enjoyment of any property is given to any person being the shareholder of a company or a member of a society, वो भी ट्रांसफर है। जैसे कि अगर कोई सोसाइटी के आप मेंबर बनते हैं और या शेयर्स खरीदते हैं और आपको मेंबरशिप या शेयर होल्डर के रूप में आपको सोसाइटी के इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, तो वो ट्रांजैक्शन भी ट्रांसफर है, ओके। ये बहुत पुराने जमाने में पहले ऐसा होता है, आजकल ये कम होता है। फिर अब ट्रांजैक्शंस कौन कौन से ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 सबसे पहले, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं है वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होंगे। जो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं है वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होंगे ही नहीं। इसमें सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 और फिर 47 1 क्लॉज 1 क्लॉज 3 क्लॉज 4 5 6 6b 6d 7 7c 7d 9 13 ऐसे 13 14 आपके है नहीं, ऐसे क्लॉजेस है, 10 10b ऐसे क्लॉजेस है, ठीक है। शुरू करते हैं सेक्शन 46 सबसेक्शन 1। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ कंपनी टू शेयर होल्डर्स ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज नॉट अ ट्रांसफर फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए कैपिटल एसेट का ट्रांसफर नहीं है। अगर वो डायरेक्टली अपने शेयर होल्डर को उनके शेयर्स के एक्सचेंज में दे रही है तो, पर शेयर होल्डर को बेच के उनसे पैसे ले रही है तो ट्रांसफर है, राइट। इसी तरह सेक्शन 46(1) जैसा एक और सेक्शन है 47 का क्लॉज 1, जो कहता है कि एचईएफ के पार्टीशन में एचईएफ अपने मेंबर्स को अगर कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट करता है तो एचईएफ के लिए ट्रांसफर नहीं है। फिर 47 क्लॉज 3 बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखना, गिफ्ट यानी फ्री में लेना ट्रांसफर नहीं है। गिफ्ट, विल और इरिवोकेबल ट्रस्ट में ट्रांसफर नहीं होता है, पर इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आपको इसॉप के अंदर सिक्योरिटीज मिली है जिसका आपने गिफ्ट किया है या इरिवोकेबल ट्रस्ट में दिया है, तो वो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर माना जाएगा। और इस केस में आपने जिस दिन उसको गिफ्ट किया या ट्रस्ट में दिया, उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही उसकी सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी। एफएमई ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर शैल बी ट्रीटेड एज सेल कंसिडरेशन, ओके। एंड इसको आपने जब अक्वायर किया था उस समय आपको परक्यूजिट के रूप में आप टैक्सेबल हुए थे अंडर सेक्शन 17(2), तो उस दिन की जो एफएमवी थी, जो टैक्सेबल हुई थी, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। ये सेक्शन 49(2)AA में कहा हुआ है। और ये जो है सेल कंसिडरेशन, ये आपका 6 प्रोवाइजो जो सेक्शन 48 में दिया। अब हम आगे देखेंगे उस चीज को, ठीक है। आगे हम पढ़ रहे हैं क्या ट्रांसफर नहीं है। अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी 100% सब्सिडी कंपनी को कैपिटल से ट्रांसफर करती है तो ट्रांसफर नहीं है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल स्कीम ऑफ, ये पहले होल्डिंग सब्सिडी, होल्डिंग टू 100% सब्सिडी कंपनी, पर जिसको आपने दिया है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। उसी प्रकार अगर कोई 100% सब्सिडी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को कैपिटल से देती है जो इंडियन कंपनी है, तो वो ट्रांजेक्शन भी सब्सिडी कंपनी के लिए फिर ट्रांसफर
नहीं है, जो दे रहा है वो टैक्सेबल नहीं होगा। और लेने वाला तो वैसे भी कैपिटल गेन में नहीं आता है। कैपिटल गेन में तो जो ट्रांजेक्शन कर रहा है, जो ट्रांसफर कर रहा है, उसके लिए टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा उसकी बात होती है। ठीक है, 47 क्लॉज 4 और 5, 47 क्लॉज 6। ओके, 6 इज फॉर अमेलगमेशन में अगर कोई अमेलगमेटिंग कंपनी इंडियन अमेलगमेटेड कंपनी को, अमेलगमेटिंग कंपनी जो डूबती कंपनी, बंद होती भी कंपनी है, वो अपनी कैपिटल एसेट अंडर द स्कीम ऑफ अमेलगमेशन ट्रांसफर करती है, तो अमेलगमेटिंग कंपनी के लिए ट्रांसफर नहीं है। इसी प्रकार डीमर्जर में अगर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट हो रहा है स्कीम ऑफ डीमर्जर बाय द डीमर्ज कंपनी ओके टू द इंडियन रिजल्टिंग कंपनी, ये ट्रांजैक्शन भी ट्रांसफर नहीं है। ओके, फिर ट्रांसफर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर फॉर 6 और 6 भी हो गया। अब 6D और 7, पहले ऐसे 6B 6D 7 अमालगमेशन डीमर्जर, फिर डीमर्जर और अमालगमेशन। पर 6 और 6B में कैपिटल एसेट ट्रांसफर होने की बात हो रही थी फ्रॉम द ओल्ड कंपनी टू न्यू कंपनी। 6D और 7 में शेयर होल्डर के पास जो पुराने कंपनी के शेयर्स हैं, उनके कंसिडरेशन में उनको नए कंपनी के जो शेयर्स मिलते हैं, वो शेयर होल्डर के लिए उनके पुराने कंपनी के शेयर्स का ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ऐसा 6D और 7 में लिखा हुआ है इन रिस्पेक्ट फॉर अमालगमेशन एंड डीमर्जर। ओके, पहले डीमर्जर है फिर अमालगमेशन है। तो ट्रांसफर और इश्यू ऑफ शेयर्स बाय द इंडियन रिजल्टिंग कंपनी तो शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी, तो डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को जो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिले ना, वो इनके लिए इनके पुरानी कंपनी के शेयर्स का ट्रांसफर नहीं है। इसी प्रकार अमालगमेशन में पुरानी कंपनी के शेयर्स जो मिले, इंडियन कंपनी के शेयर्स मिले, स्कीम ऑफ अमालगमेशन शेयर्स ऑफ एन अमालगमेटेड कंपनी, न्यू कंपनी अमालगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिले टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द अमालगमेटिंग कंपनी, तो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं है। ओके, उसके बाद इसमें सेक्शन 21B फॉर अमालगमेशन एंड सेक्शन 219AA फॉर डीमर्जर भी फुलफिल होने चाहिए। सेक्शन 2 क्लॉज 1B और सेक्शन 2 क्लॉज 19AA के अंदर डेफिनेशंस दिए हुए हैं ऑफ अमालगमेशन एंड डीमर्जर। ओके, वो कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आपको पूरी करनी होती है, जो कैपिटल गेन में यहाँ नहीं लिखा हुआ है पर आपके जनरल नॉलेज के बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्लॉज 7C एंड क्लॉज 7D जो गोल्ड में है, तो इसमें सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का रिडम्पशन होता है तो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं है। एसजीबी गवर्नमेंट ने इशू किए थे कई साल पहले, और वो भी एसजीबी जो रिडीम हुए हैं लोगों को काफी गेन हुआ है बिकॉज ऑफ द गोल्ड प्राइस वेंट अप, तो एसजीबी अब नहीं रहे, पर जो एसजीबी का रिडम्पशन हुआ है वो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, टैक्स फ्री है पूरा। अब 7D कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू ईजीआर, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, और ईजीआर टू गोल्ड, ये ट्रांजैक्शन भी ट्रांसफर नहीं है। ठीक है, क्यों इन्हें ट्रांसफर नहीं माना गया? ताकि गवर्नमेंट इनको इंसेंटिवाइज कर रही है, पब्लिक को एनकरेज कर रही है कि आप इसमें पैसा लगाए। अब क्लॉज 9 और फिर 10 पे आएंगे। क्लॉज 9 बहुत इजी है, वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट्स, वर्क ऑफ आर्ट या आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस या कोई स्कल्पचर या कोई भी है ना बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स या कोई पुराने जमाने के एंटीक चीजें आप अगर नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव या गवर्नमेंट म्यूजियम्स में देते हैं, उस पर पैसे मिलते हैं, आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। क्लॉज 9। ओके, फिर क्लॉज 10, 10 याद रखना इजी है, कन्वर्जन, CONVERSION, कन्वर्जन, 10 लेटर्स कन्वर्जन, क्लॉज 10। और डिबेंचर कन्वर्जन हो है, डिबेंचर में अगेन 10 लेटर्स आते हैं, DEBENTURES। ओके, तो कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स और डिबेंचर इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स। ओके, फिर क्लॉज 10B कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, अगर प्रेफरेंस में भी 10 लेटर है, PREFERENCE, कन्वर्जन प्रेफरेंस कन्वर्जन डिबेंचर, पहले डिबेंचर क्लॉज 10 और फिर प्रेफरेंस 10B। ओके, उसके बाद क्या क्लॉज 16 लास्ट रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में जो आप अपनी प्रॉपर्टी बैंक को सेल करते हैं और फिर बैंक उसको एक तरह से आपको रिवर्स मॉर्गेज करती है, तो वो ट्रांजैक्शन आपके लिए ट्रांसफर नहीं है जो प्रॉपर्टी आपने बैंक को सेल की अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, राइट। और इसमें ना सेक्शन 10 क्लॉज 46 के अंदर, इस स्कीम के अंदर जो आपको प्रॉपर्टी के पैसे मिल रहे बैंक से, इंस्टॉलमेंट्स मिलते होते हैं, वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, सेक्शन 10 के अंदर एग्जेम्प्ट रहेगा। ओके, अब आ जाए सेक्शन 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। भाई अभी हमने समझा कैपिटल एसेट्स क्या है क्या नहीं है, ट्रांसफर क्या होता है सेक्शन 2 क्लॉज 47, और ट्रांसफर कब कब नहीं है। अब ये समझने के बाद हम देखेंगे कि कैपिटल गेन गिनना कैसे है। तो कैपिटल गेन गिनने के लिए सबसे पहले कॉमन सेंस की बात है, हमने कितने में बेचा माइनस कितने में खरीदा था, और बेचना कितना खर्चा वो माइनस कर दो, आ गया कैपिटल गेन। हम इसको कहते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, FVOC, लेस एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर, तो
तो आ गया नेट सेल कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा और 1/4/2001 के पहले का कैपिटल एक्सपेंडिचर भूल जाना होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में सिर्फ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आपने इन एसेट्स को लोन पे लिया है कभी और उसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाया है, और वो इंटरेस्ट को अगर आप सेक्शन 24 क्लॉज बी में या डिडक्शंस में सेक्शन 80 डबल ई के अंदर या ईईबी के अंदर, ईए के अंदर डिडक्शंस क्लेम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो इंटरेस्ट का अगर आपने 24B या 80s में डिडक्शन लिया है तो यहां पर वो इसमें ऐड नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में उस इंटरेस्ट को ऐड, इंटरेस्ट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी और चैप्टर 6 से शैल नॉट बेयर टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ओके, अब क्योंकि फिर डबल डिडक्शन मिल जाएगा, वहां पर भी आपने डिडक्शन ले लिया, यहां पर भी इसमें ऐड करोगे तो लेस हो जाएगा कॉस्ट, मतलब कैपिटल गेन कम हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। ठीक है, लेस एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54 भी एग्जेम्पशंस लेस किया और आ गया टैक्सेबल कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन्स किस प्रकार के होते हैं हम सब जानते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। तो कैपिटल एसेट्स देखते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 42A, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, एनी कैपिटल एसेट व्हिच इज हेल्ड बाय द एसएससी फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 24 मंथ्स, यानी 2 साल तक। ओके, दे आर शॉर्ट टर्म। ओके, 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म, एग्जैक्ट 2 साल बाद तो भी शॉर्ट टर्म। ओके, नॉट मोर देन 24 मंथ्स लिखा है, 24 मंथ्स से ज्यादा होने पे लॉन्ग टर्म, 24 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म, यानी 2 साल तक शॉर्ट टर्म। पर 4 एसेट्स के लिए 1 साल तक शॉर्ट टर्म, उसके बाद लॉन्ग टर्म। वो 4 एसेट कौन से? सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ओके, और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स और जीरो कूपन बॉन्ड्स और यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पर अभी आप ये ज्यादा नहीं देखोगे, अभी आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स या लिस्टेड शेयर्स जो होते हैं जिसके ऊपर है ना, अगर ये 12 महीने तक शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। ठीक है, उसके बाद कुछ कैपिटल एसेट है जो हमेशा शॉर्ट टर्म मानी जाएगी, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, ओके, इश्यूड ऑन और आफ्टर 1/4/2023, मार्केट लिंक डिबेंचर कभी भी इशू हुआ हो, एंड अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, और अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। ओके, आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मींस एनी कैपिटल एसेट व्हिच इज नॉट शॉर्ट टर्म, दे आर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्लियर? नेक्स्ट, tax rates on capital gain. See, short-term capital gain are taxable at normal rates, right? पर अगर आपने STT पे किया है और short-term capital gain हुआ है, it will be taxable at the rate of 20% with effect from 23/7/24. उसके पहले रेट 15% था, अभी 20% हो गया। सेक्शन 111A, 111 कोई सेक्शन नहीं है, ओके, 111A short-term capital gain अगर STT है तो, ये 111 है किसके लिए? STT के, राइट? अगर long-term capital gain है तो सेक्शन 112 फ्लैट टैक्स एट द रेट ऑफ 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन फ्रॉम 23 जुलाई 2024। बट उसके पहले क्या था? विद इंडेक्सेशन था और 20% टैक्स लगता था। ओके, अभी कितना? 12.5% है विदाउट इंडेक्सेशन, और पहले क्या था? इंडेक्सेशन था, ओके, और 20% था। पर ये 23/7/24 से ऐसा हुआ है, समझे बात को, राइट? और 112A जो है सेक्शन, ओके, ये प्लीज डाउन 112 STT अगर लगा हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, STT लगा हो तो 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं। उसके बाद जैसे आप बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी 12.5% पे और ये भी 12.5% पे। क्लियर? तब तक दो ही रेट याद रखना, 12.5%। STT लगा तो 1,25,000 तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगा के बाकी पे 12.5%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे STT लगाओ तो 20%। क्लियर? और नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब पे जाता है। अब एक प्रोवाइजो है जो सेक्शन 112, अगर कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल या रेसिडेंट एचयूएफ ट्रांसफर कर रहा है कोई भी लैंड और बिल्डिंग और बोट, ये तब आया था जब लोगों ने इंडेक्सेशन के खिलाफ आवाज उठाई कि आपने इंडेक्सेशन हटा क्यों दिया। तो सरकार ने बोला चलो कुछ को इंडेक्सेशन दिया। किसको दिया? रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ अगर लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर करते हैं जो उन्होंने एक्वायर किया था बिफोर 23/7/2024, और अब उसको जब बेच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। अब जब उसको बेच रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, राइट? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल शैल बी चार्जेबल एट रेट ऑफ 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन। ये टैक्स रेट के लिए आपको ऑप्शन दिया है कि आप पुरानी स्कीम के हिसाब से कर लो टैक्स या नई स्कीम के हिसाब से टैक्स कर लो।
गेन आपका वही रहेगा पर टैक्स आपका चेंज होगा। गेन वही रहेगा पर टैक्स आपका चेंज होगा। कितने को समझ में आई बात? क्लियर है? नेक्स्ट, तो ये था अपना सेक्शन 112 के प्रोवाइजो था। ओके, जो एक स्पेशल केस कवर अप कर रहा था, जो टैक्स में पुराना टैक्स अलाउ कर रहा था। ओके, अब हम आ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A, receipt from insurance company. If any capital asset is destroyed or damaged, okay, by any of the following four modes. वो four modes कौन से? Flood, typhoid, hurricane, earthquake or any other natural convulsion or accidental fire or explosion or riots or civil disturbances or in an action taken by an enemy or in combat with an enemy, whether war is declared or not. Okay, then okay, इन चार कारणों से कैपिटल डिस्ट्रॉय भी हो, the FMV of the assets received and the amount of money received from the insurance company shall be taxable under capital gain. Okay, it will be deemed as full value of consideration and shall be taxable in the year of receipt. The FMV of assets received and amount of money received from the insurance company shall be taxable as capital gain. उसमें FVOC बन जाएगा वो, और टैक्सेबल जिस साल पैसा मिलेगा उस साल होगा, भले डैमेज कोई पहले 2-3 साल पहले हो चुका हो। डैमेज हुआ वो ट्रांसफर माना जाएगा, पर टैक्सेबल होगा जिस साल पैसा मिलेगा। 45(1)(a). फिर 45(2), कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मैं 45(1)(a) में एक पॉइंट आपको थोड़ा बता दूं, सेक्शन में लिखा हुआ नहीं है, बट कोर्ट के जजमेंट ऐसे आए हैं कि अगर कोई कैपिटल एसेट डैमेज डिस्ट्रॉय हुई और इंश्योरेंस कंपनी से कुछ नहीं मिला, पूरा क्लेम जीरो है, डेड लॉस है, आपने बेचा भी नहीं, कोई कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिला, ओके, तो उस पर कोई कैपिटल लॉस आप नहीं क्लेम कर सकते। इट विल बी अ डेड कैपिटल एंड इट विल हैव नो टैक्स ट्रीटमेंट। इट विल हैव नो टैक्स ट्रीटमेंट। मतलब इंश्योरेंस कंपनी गुजारिश हो गया 10 रुपए भी दे देगा तो मैं लॉस क्लेम कर पाऊंगा। क्लियर? कुछ भी नहीं मिला तो आप कुछ भी नहीं क्लेम कर सकते, ना लॉस ना गेन। ओके, फिर 45 सबसेक्शन 2, conversion of capital asset into stock in trade. It is treated as transfer indexation. अगर समझो 23/7/2024 के पहले कन्वर्जन हो गया है तो इंडेक्सेशन आपको करना है और पुराना टैक्स रेट लगाना है। इंडेक्सेशन करेंगे अप टू द डेट ऑफ कन्वर्जन, पर टैक्सेबल उस साइड नहीं होगा। टैक्सेबल तब होगा जब आप स्टॉक को बेचेंगे। स्टॉक को बेचने पर एक दो तरह गेन आएगा, एक आएगा बिजनेस इनकम और एक होगा कैपिटल गेन। बिजनेस इनकम क्या होगा? सेल वैल्यू ऑफ स्टॉक माइनस एफएनवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जो हुआ था पहले उस दिन के एफएनवी। तो सेल वैल्यू ऑफ स्टॉक माइनस एफएनवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, एंड एफएनवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन सेल। दिख रहा है? तो टैक्सेबल ये एफएनवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ये टैक्सेबल एज कैपिटल गेन, ये टैक्सेबल एज पीजीबीपी, बट टैक्स इन द ईयर इस साल। तो सेल वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड and FMV on date of transfer conversion मतलब, and FMV on the date of conversion को ट्रांसफर माना जाएगा। FMV on the date of transfer minus cost of acquisition. I hope it's clear everyone. अब 45 subsection 5, compulsory acquisition of capital asset under any law for a time being in force or where sale consideration is decided by the government or RBI, then capital gain is taxable in the year when the initial compensation of part thereof is received. जब पहला हिस्सा मिलेगा उस साल टैक्सेबल होगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड इंडेक्सेशन ओनली अप टू द ईयर ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन। कंपलसरी एक्विजिशन के दिन तक का ही पीरियड ऑफ होल्डिंग मानना है, उसके बाद का पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसीडर नहीं करना है, ना इंडेक्सेशन करना है। क्लियर? पर सर इंडेक्सेशन होता ही नहीं है। पर अगर कंपलसरी एक्विजिशन 23/7/2024 के पहले हुआ था और पैसा भी 2026 में मिला तो टैक्सेबल अभी होगा और इंडेक्सेशन पहले के दिन तक मिलेगा और टैक्स रेट पुराना वाला 20% लगेगा। पर अगर अब कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है 23/7/2024 के बाद, ओके, तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। पर अगेन इसमें अगर जिसके लिए कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है वो बंदा ऐसे इंडिविजुअल है तो उसको फिर ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। पहले वाले में ऑप्शन नहीं है, दूसरे बाद वाले में ऑप्शन, बाद वाला मतलब 23/7/2024 के बाद अगर कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है लैंड या बिल्डिंग का, कोई बंगलों का, घर का, बिल्डिंग का, ओके, लैंड का, और जिसका हुआ है वो बंदा रेसिडेंट इंडिविजुअल है या रेसिडेंट एचयूएफ है, ओके, तो उनको ऑप्शन मिलेगा। समझे बात को? किस चीज का? इंडेक्सेशन करो और पुराना रेट लगा दो, बिना इंडेक्सेशन के नया रेट लगा दो, जो टैक्स लोअर आएगा वो टैक्स पे कर दो। बोलो हाँ, एवरीवन क्लियर है? फाइन। नेक्स्ट, एनहांस कंपेंसेशन जिस साल मिलेगा उस साल टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगा क्योंकि एनहांस कंपेंसेशन
पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। एक बार हम कॉस्ट माइनस कर चुके हैं इनिशियल कंपेंसेशन के कैपिटल गेन को गिनने के लिए, तो वापस हम एनहांस कंपेंसेशन में टैक्स माइनस नहीं करेंगे, मतलब सॉरी कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सपेंस ऑफ लिटिगेशन फॉर क्लेमिंग एनहांस कंपेंसेशन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पे आपको पैसे दिए हैं, इंटरिम ऑर्डर पे आपको पैसे दिलवाए हैं, वो टैक्सेबल तब तक नहीं होगा जब तक फाइनल ऑर्डर पास नहीं हो। वो टैक्सेबल अभी नहीं होगा, बाद में होगा, जब फाइनल ऑर्डर पास होगा तब टैक्सेबल होगा। बोलो हाँ। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन एनहांस कंपेंसेशन शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन। अगर कई बार कंपेंसेशन लेट से मिलता है, एनहांस कंपेंसेशन लेट से मिलता है, तो जिस साल मिलेगा उस साल तक का जो ब्याज होगा, ओके, वो ब्याज आपके लिए कैपिटल गेन्स में नहीं आएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, और उसमें 50% छूट भी मिलेगी। आप चलें 50% डिडक्शन फ्रॉम सच इंटरेस्ट। बोलो हाँ, क्लियर है। अगर आपको डेथ के बाद मिला पैसा, कल हमने डेथ के ऊपर बात की थी, ओके, तो इनिशियल कंपेंसेशन एसएससी के हाथ में टैक्सेबल होगा, राइट, और एनहांस कंपेंसेशन जो मिल रहा है जिसको, उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। बोलो हाँ, क्लियर। नेक्स्ट 45 हो गया। नाउ लेट्स कम टू लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का 46(1) एंड 46(2). राइट, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सेक्शन 46(1) के अंदर ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी कैपिटल एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर इज नॉट अ ट्रांसफर फॉर द कंपनी। लेकिन उसी समय जो वो शेयर होल्डर हैं जिनके पास उस कंपनी के शेयर्स है, जो कंपनी अब लिक्विडेट हो गई, अब वो शेयर्स खत्म हो गए, उन शेयर्स के अगेंस्ट उन्हें कंपनी से पैसा या एसेट्स मिल रही है, तो वो उन शेयर्स के लिए टैक्सेबल होगा, ट्रांसफर होगा। तो द एफएमवी बाय शेयर होल्डर विल बी टैक्सेबल। एफएमवी ऑफ एसेट रिसीव प्लस अमाउंट ऑफ मनी इज रिसीव माइनस डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C, वो माइनस हो जाएगा। डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C माइनस होगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग में ओनली अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के बाद का डेट का इग्नोर करना है। और 222C के अंदर व्हाट इज डीम्ड डिविडेंड? द अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी प्रोपोर्शनेटली फॉर द शेयर होल्डर। जैसे कंपनी ने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया उसमें पहले मान लो डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और डिविडेंड का अमाउंट कितना होगा? टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, और उसके ऊपर फिर आपके शेयर्स के सामने आपको पैसे मिले हैं। ओके, हम पढ़े सेक्शन 46 और सेक्शन 2 जो शेयर होल्डर टैक्सेबल होगा ऑन द रिसिप्ट ऑफ मनी एंड एसेट्स फ्रॉम द कंपनी ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर टैक्सेबल। ओके, तो एफएमवी ऑफ द एसेट्स रिसीव, एफएमवी ऑफ द एसेट्स रिसीव प्लस वैल्यू ऑफ मनीज रिसीव, FMV of the assets received, value of money received, amount of money, okay, minus deemed dividend under section 222, ये आपका full value of consideration। ये था 46(1), 46(2) हो गया। ओके, सेक्शन 47 ऑलरेडी हो चुका है, ट्रांजेक्शन नॉट कटेड एज ट्रांसफर। सेक्शन 48 हो चुका है, कंप्लीशन ऑफ कैपिटल गेन। ओके, अब हम सेक्शन 48 के एक दो प्रोवाइजो है जो है वो देखेंगे। फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 जो अगेन एक स्पेशल सर्कमस्टेंस में कैपिटल गेन गिनवा रहा है आपसे। ओके, if a non-resident transfers shares or debentures of any Indian company जो उसने acquire किया था by utilizing foreign currency, ओके, अब उसको वो ट्रांसफर कर रहा है, तो कैपिटल गेन गिनने के लिए आप जब ट्रांसफर करें तो उसमें जो सेल कंसिडरेशन होगा, उसमें जो एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर होगा, उन दोनों को आपको कन्वर्ट करना है, ओके, इनटू इंडियन फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करना है बाय अप्लाइंग द टेलीग्राफिक ट्रांसफर एवरेज रेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। भले एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर आगे पीछे हुआ हो, पर जिस दिन ट्रांसफर किया है उसी दिन का एवरेज रेट लेना है। एवरेज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, दो रेट होते हैं, बाइंग रेट, सेलिंग रेट। तो बाइंग रेट और सेलिंग रेट का एवरेज करना है उस दिन का, ठीक है, और उसको अप्लाई करके जो इंडियन करेंसी को पहले फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना है। कौन सी फॉरेन करेंसी? दैट फॉरेन करेंसी व्हिच हैज यूटिलाइज्ड अर्लियर फॉर परचेजिंग दिस शेयर्स डिबेंचर्स। राइट, इवन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी आपको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना है बाय अप्लाइंग द टेलीग्राफिक ट्रांसफर एवरेज रेट एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन दिख रहा है। एंड does get capital gain in foreign currency, does get capital gain in foreign currency. Now reconvert this capital gain into Indian currency, okay, by applying the reconvert into by applying the TT buying rate as on the date of transfer। और ये सभी शेयर्स के लिस्टेड, नॉन लिस्टेड, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सबके लिए एप्लीकेबल हो गए। वापस नीचे लेंगे, नीचे, ऊपर ऊपर ऊपर, और तो ये समझ में आ गया था। इसमें कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन नहीं होगा, पहले भी नहीं होता, अभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता। और ऊपर
बस आपकी सिचुएशन समझ में आ गया. इफ अ नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ एनी इंडियन कंपनी विच वाज एक्वायर्ड बाय यूटिलाइजिंग फॉरेन करेंसी, कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड विदाउट इंडेक्सेशन. ओके, लेट अस कम टू सेकंड प्रोविजन. हम सब जानते हैं इंडेक्सेशन की बात थी. इट वाज अलाउड ओनली फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, बट फ्रॉम ट्रांसफर मेड ऑन और आफ्टर 23/7/24 no indexation would be allowed. For transactions of transfer made on or after 23/7/24 no indexation will be allowed except for proviso to section 112. उसमें टैक्स के लिए अलाउड होगा. ठीक है, फिर आप लोगों को थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स का कोई मतलब ही नहीं है. ओके, एक्चुअली सिक्स प्रोवाइजो यहाँ भी लिखा नहीं है, पर सिक्स प्रोवाइजो मैंने आप लोग को बोला कि जो इसॉप के शेयर्स आपको मिले हैं, तो आपने अगर उसको गिफ्ट किया है तो जो एफएमवी ऑन द डेट ऑफ मेकिंग द गिफ्ट है वो आपके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा. सेवंथ प्रोवाइजो क्या कहता है? कैसिटी पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन और ट्रांसफर शैल बी पार्ट ऑफ शैल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स तो आप ऐसे एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर लेस नहीं कर सकते, ना ही सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आपके कॉस्ट में ऐड होगा. ओके, अब हम सेक्शन 49 पे हम आ जाते हैं, फिर सेक्शन 50 पे. पहले हम सेक्शन 49 पे आएंगे. कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर. इफ कैनी कैपिटल एसेट इज अक्वायर्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड, कोई भी कैपिटल एसेट को आपने अक्वायर किया बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, then cost of acquisition shall be the cost at which it was acquired by the previous owner. मतलब कि प्रीवियस ओनर ने जिन्होंने उसको एक्चुअली में खरीदा था उसकी जो कॉस्ट है कि वो हमारे लिए कॉस्ट होगी अगर हमको एसेट इन मोड्स में से मिली हो. तो वो मोड्स में क्या है? कंपनी के लिक्विडेशन में मिली हो, एचयूएफ के पार्टीशन में मिली हो, गिफ्ट या विल या सक्सेशन में मिली हो, रिवोकेबल इरिवोकेबल ट्रस्ट में मिली हो. ये सब वही मोड है जो ट्रांसफर नहीं माने जाते हैं सेक्शन 47 के अंदर, जहां पर एसेट वही है, एसेट का कन्वर्जन नहीं हुआ है पर एसेसी बदल चुका है. होल्डिंग से सब्सिडी पे आ चुकी है, अमालगमेटिंग से अमालगमेटेड कंपनी में आ चुकी है, गिफ्ट में डोनर से डोनी के पास आ चुकी है, ट्रस्ट में जा चुका है, ट्रस्टी से बेनिफिशियरीज के पास या मैनेजर के पास ट्रस्ट में जा चुका है. तो ये सब में एसएससी बदल रहा है. तो जो नया एसएससी है उसके लिए वही कॉस्ट होगी जो पुराने एसएससी की कॉस्ट थी. क्लियर? तो by 100% subsidiary company to Indian holding company, amalgamated company, demerged company, resulting Indian company, right, इन सब मोड. और इसमें इन सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 में जहां पर हम कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर ले रहे हैं वहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग भी शुरुआत से लेंगे और इंडेक्सेशन भी शुरुआत से लेंगे. द पीरियड फॉर विच द कैपिटल एसेट वाज हेल्ड बाय द प्रीवियस ओनर शैल बी इंक्लूडेड, okay, in computing the period of holding. Okay, that is section 49 subsection 1. Okay, then section 49 subsection 2. Okay, इंडेक्शन शुरुआत से मैं बता चुका हूं. 49(2). Okay, अगर अमालगमेटेड कंपनी में हमें शेयर्स मिलते हैं, हमारे पास अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर्स, उसके एक्सचेंज में हमको अमालगमेटेड न्यू कंपनी के शेयर्स. पुरानी कंपनी, टेड नई कंपनी है. ठीक है, तो पुरानी कंपनी के शेयर्स की जो टोटल कॉस्ट थी वही हमारे नई कंपनी के शेयर्स की टोटल कॉस्ट मानी जाएगी. ठीक है, एंड यहाँ पर पीरियड ऑफ होल्डिंग और इंडेक्सेशन शुरुआत से. जैसे मेरे पास ओल्ड कंपनी में 1000 शेयर से 20 रुपए के 20,000, अब नई कंपनी में 2500 शेयर्स हो या 500 शेयर्स हो, 3000 शेयर्स हो, कुछ भी हो सकती है. ओके, पर टोटल कॉस्ट सेम टू सेम रहेगी और ये नंबर ऑफ शेयर्स जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंगली प्राइस पर शेयर हो जाएगा. ठीक है, और फिर हम जब इसको बेचेंगे 2500 में से हम 1300 शेयर्स बेचे, ओके, तो इसकी सेल वैल्यू है उसमें से कौन सी कॉस्ट माइनस होगी? ये वाली कॉस्ट माइनस होगी. फिर 49 2A. 2 अभी 2 किया आपने अमालगमेशन वाला, अब 2A आ जाएगा डिबेंचर्स का जो कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स. तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको नए शेयर्स जो मिले, नए डिबेंचर्स जो मिले, नए शेयर्स जो मिले, नए डिबेंचर्स जो मिले, उसकी कॉस्ट क्या होगी? उसकी टोटल कॉस्ट वही होगी जो पुराने डिबेंचर्स की कॉस्ट थी. ओके, शैल बी दैट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स व्हिच हैज बीन कन्वर्टेड. और इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग इंडेक्सेशन शुरुआत से. फिर 49 इसमें भाई 1000 डिबेंचर समझो आपके पास से नीचे ले लेंगे, 20-20 रुपए के 20 जाते हैं. अब अगर मैं कहता हूँ इसमें कुछ पार्ट ऑफ डिबेंचर कन्वर्ट हुए, तो हर एक डिबेंचर का एक एक पार्ट कन्वर्ट हुआ है. ओके, तो 1000 डिबेंचर्स का 40% यानी कि 400 डिबेंचर नहीं, 1000 के 1000 डिबेंचर में से 40% पार्ट कन्वर्ट होके आपको समझो 3000 शेयर्स मिले. ओके, तो 60% समझो कन्वर्ट हुआ तो 12,000 रुपए और 40% कंटिन्यू रहेगी और 60% कन्वर्ट हुआ है. ठीक है, आगे
अब फॉरेन 2AA, ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को 2 बार बता दिया है। आगे फॉरेन 2AE, वो जो आपने 2A नहीं पढ़ा कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स वाला, वही फॉरेन 2AE में कंटिन्यू होता है फॉर इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। ऐसे आप देखो 2A कन्वर्जन था ऑफ डिबेंचर, अब 2AE कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स होगी वो क्या होगी, वही जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स थी वही कंटिन्यू होगी, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग शुरुआत से। फिर फॉरेन 2C और 2D ये जोड़ी है, 2C 2D साथ में चलेगा, 2C 2D साथ में चलेगा। फॉरेन 2C फॉरेन 2D में क्या था कि अगर डी मर्जर हुआ है, आप ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, आपके पास ओल्ड कंपनी के शेयर अभी भी है, ओल्ड कंपनी खत्म नहीं हुई है, उसका सिर्फ स्प्लिट हुआ है और आपको न्यू कंपनी में भी शेयर्स दिए गए हैं, तो आपके पास जो ओल्ड कंपनी के शेयर्स की टोटल वैल्यू थी वो इन दोनों कंपनी के शेयर्स में बच जाएगी। तो नई कंपनी में जितने भी शेयर्स आपको अलॉट हुए उसकी वैल्यू यानी उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी आपके लिए, तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बिफोर डीमर्जर जो था, समझो 20,000 रुपए थे, 1000 शेयर्स इनटू ये 20,000 रुपए लिए, जितने की नेट एसेट ट्रांसफर हुई है टू रिजल्टिंग कंपनी, जितने की नेट एसेट ट्रांसफर हुई है टू रिजल्टिंग कंपनी अपॉन द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी बिफोर डीमर्जर, नेटवर्थ ऑफ द कंपनी बिफोर, समझो 50 करोड़ का नेटवर्थ था, उसमें से 20 करोड़ नई कंपनी में चला गया, तो 40% गया। तो अपने पास अगर 20,000 रुपए के शेयर से, तो उस 20,000 में भी 40% 8,000 रुपए नई कंपनी के शेयर्स की कॉस्ट होगी हमारे लिए। आई होप इट्स क्लियर, बिकॉज हम ऑलरेडी पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, हमने नई कंपनी के शेयर्स के लिए अभी कुछ दिया नहीं है। बाद में हो सकता है नई कंपनी और आईपीओ लेकर आए या एफपीओ लेकर आए और हम शेयर्स खरीदे बांटने लगे, ठीक है। और फॉरेन 2C में इसी की तरह फॉरेन 2D है कि अब जो मेरे पास पुरानी कंपनी के शेयर्स बच गए, इसकी जो कॉस्ट होगी, वो जो ओरिजिनल कॉस्ट थी पूरी 20,000 रुपए माइनस, ओके, जो कॉस्ट फॉरेन 2C में एलोकेट हुई वो माइनस कर दो तो पूरी कॉस्ट आ जाएगी। आई होप इज क्लियर, ठीक है। ये था फॉरेन 2D। उसके बाद फॉरेन 4 और फॉरेन 9 और 10 देखेंगे। फॉरेन 4 क्या है, फॉरेन 4 है सेक्शन 56 टू 10 के साथ कनेक्ट होता है, किसके साथ, 56 टू 10। जब भी 56 टू 10 की बात है, 10 मन से आवाज है, फॉरेन 4 क्या है, ये होता है कि अगर आपको बिना कंसिडरेशन के या बहुत कम कंसिडरेशन में आपको गिफ्ट मिल रहा है या बहुत सस्ते में एसेट्स मिल रही है, तो वो जो सस्ते मिलता है ना, वो डिफरेंस हमारे टैक्सेबल होता है। अगर वो डिफरेंस हमारे टैक्सेबल हुआ, फिर हम उस एसेट को जब भविष्य में बेचेंगे तो उसकी कॉस्ट वही होगी जो पूरी की पूरी अमाउंट अभी कंसिडर की गई। समझो मैंने एक जमीन 6 लाख में ले ली, जबकि उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी भाषा में फेयर मार्केट वैल्यू समझ लें एक बात के लिए, तो 10 लाख है, और 4 लाख पे आप टैक्सेबल हुए क्योंकि आपने सस्ते में रिसीव किया। 56 टू 10 रिसीव होने वाले के ऊपर होता है। फिर जब वो एसेट को बेचते हैं ना बाद में, तो उसके 10 लाख की कॉस्ट मानी जाएगी। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब 56 टू 10 पढ़ेंगे तब, अभी नहीं, ओके। फॉरेन 4 56 टू 10 के साथ है। आगे बढ़ेंगे फॉरेन 9 बहुत सिंपल है, एक ही बात है कि अगर कोई एफएमवी ऑफ मतलब कोई इन्वेंट्री मतलब स्टॉक इन ट्रेड हमारी कैपिटल एसेट बनी, ऐसे कैसे हो सकता है, जैसे मेरा बिजनेस था, स्टॉक था मेरे पास रियल एस्टेट का, अब किसी ने रियल एस्टेट का बिजनेस बंद कर दिया, सब एसेट्स निकाल दिए, एक दो जमीन रह गई उसके पास, वो बिजनेस से निकाल के अपनी पर्सनल उसको अब ट्रीट करता है, वो बेच नहीं रहा है, वो लीगल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा है, सिर्फ उसको ट्रीट कर रहा है नाउ एज हिज पर्सनल इन्वेस्टेड एसेट। तो वो कैपिटल एसेट बन गई। पहले वो बिजनेस की स्टॉक इन ट्रेड थी, तो वो ट्रांजेक्शन बिजनेस के सेल माना जाएगा, और जिस दिन कन्वर्ट हुआ उस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू है उतने में हमने वो कैपिटल एसेट अक्वायर की, क्योंकि अब वो कैपिटल एसेट बन गई, अब वो क्या बन गई, कैपिटल एसेट। तो हमने इतने में कैपिटल एसेट एक तरह से अक्वायर किया है। सो एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ओके, एफएमवी कंसिडर द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ द कैपिटल एसेट इनटू इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट बना है, ओके। इन्वेंट्री क्या बना है, कैपिटल एसेट, ओके। तो इसमें राइटिंग उल्टा हुआ है, ऑफ द कैपिटल एसेट व्हिच वाज अर्लियर इन्वेंट्री, ओके, नाउ बिकेम कैपिटल एसेट, राइट। फिर 49-10 कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू ईजीआर और जीजीआर इनटू गोल्ड। तो पहले वाली एसेट की कॉस्ट थी वही बाद वाली एसेट की कॉस्ट रहेगी, बिकॉज ये ट्रांजेक्शन भी ट्रांसफर नहीं होता है। 49-10 गोल्ड, ओके। हाँ, अब आ जाएंगे हम सेक्शन, पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखेंगे आगे। अब हम सब जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट, एसेट को अक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी खर्च किया है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इंक्लूडिंग टू मेक इट रेडी फॉर यूज। जैसे आपने उसका ट्रायल रन करवाया, इंस्टॉलेशन करवाया, रिएक्शन करवाया है, ओके, उसका पूरा प्रोसेसिंग चालू करवाया, वहां तक का सारा खर्चा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड होगा। दैट्स इट, सिंपल।
कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफ इनकम बिफोर 1401 भूल जाओ, और अगर 1401 के बाद भी अगर 1401 के प्रीवियस ओनर से हम ले रहे हैं और प्रीवियस ओनर ने इंप्रूवमेंट का खर्चा किया है और 1401 के बाद किया है, तो प्रीवियस ओनर के द्वारा भी किया गया खर्चा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में हम कंसिडर करेंगे। बोलो हाँ, कितना समझ में आई बात? ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है टू टेक द एफएमवी एज ऑन 1/4/2001, क्योंकि उसके बाद ही इंडेक्सेशन होता है, तो उसके पहले अगर अक्वायर किया गया है तो एसएससी को 1401 तक उसको इंडेक्स करने को नहीं मिलेगा, पर 1401 तक की जो उसकी वैल्यू अगर बढ़ी है तो वो बढ़ी हुई वैल्यू 1401 की वैल्यू का अपनी कॉस्ट मान सकता है। ओके, सो एनी कैपिटल इज अक्वायर्ड बाय द एसएससी और बाय द प्रीवियस ओनर अंडर 49(1) बिफोर 1401 अक्वायर किया है। ओके, देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी द कॉस्ट एट विच इट वाज एक्चुअली अक्वायर्ड और एफएमवी एज ऑन 1401 एट द ऑप्शन ऑफ एसएससी, मतलब हायर वैल्यू लेगा। सीधी बात है, 1401 के पहले तुमने ली हो या तुम्हारे प्रीवियस ओनर ने ली हो, तो तुम एफएमवी एज ऑन 1401 को कॉस्ट मान के फिर वहां से इंडेक्सेशन चालू करोगे। बोलो हाँ। और अगर एफएमवी एज ऑन 1401 कम है और ओरिजिनल कॉस्ट ज्यादा है, तो वही ओरिजिनल कॉस्ट रहने दो, उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। ठीक है, आगे बट दिस ऑप्शन ऑफ 1401 is not available for the following asset: goodwill of business or profession, or right to carry on any business or profession, or right to manufacture or produce any article or thing, or stage carriage rights, okay, that is route permits or tenancy rights, trademark, loom hours। okay, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर ये सेल्फ अक्वायर्ड है, इंटरनली जनरेटेड है, तो इसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, कॉस्ट निल होगी। पर अगर ये हमने परचेस किया है, जितने परचेस किया है वो कॉस्ट होगी। ठीक है, और बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स को हम देख लेते हैं फटाफट, बहुत इजी है। बोनस शेयर्स की कॉस्ट हमेशा नील ली जाएगी, अकाउंट्स की तरह एवरेज नहीं किया जाएगा। पर अगर 1401 के पहले बोनस शेयर्स मिला है तो 1401 की जो एफएमवी है वो आप कॉस्ट में कंसिडर कर सकते हैं, बहुत खुशी की बात है। राइट शेयर्स के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन राइट शेयर्स का क्या होगा, जितने में आपने अक्वायर किया है उतने में, सस्ते में शेयर्स लिया कंपनी से तो वो सस्ती कीमत की हमारी कॉस्ट रहेगी, सिंपल। और राइट्स जो होते हैं, हमें राइट्स मिले हैं, वो अगर राइट्स हमने किसी को बेचे तो राइट्स की कोई कॉस्ट नहीं होगी, राइट्स को हमने जितने बेचा वो हमारे लिए कैपिटल गेन होगा। अब जिसने राइट्स हमसे लिया हमें पैसे देकर, हमें कैपिटल गेन लगा, और जितना पैसा उसने हमको दिया वो उसके लिए कॉस्ट, प्लस वो फिर पैसा कंपनी को देगा शेयर्स के लिए, वो उसके शेयर्स की टोटल कॉस्ट। तो जो बंदा हमसे राइट्स खरीदता है वो जब उन राइट्स को एक्सरसाइज करके कंपनी से शेयर्स लेता है तो उन शेयर्स की कॉस्ट उस बंदे के लिए क्या होगी, जितना पैसा उसने कंपनी को दिया, कॉमन सेंस की बात है, प्लस जितना पैसा उसने हमको दिया था फॉर एक्वायरिंग द राइट्स। सिंपल सी कॉमन सेंस की चीज है, राइट। तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट्स हो गया। अब हम सेक्शन 50 पे जाते हैं और 50, 50A, 50AA, 50B करेंगे, 50C, 50C और 50D देखेंगे, 51 देखेंगे। तो हम सब जानते हैं सेक्शन 50 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। Short term capital gain on transfer of depreciable asset, always short term capital gain. It is based on the concept of block of asset. Okay, if the block of asset cease to exist as on the last day of the year, then only capital gain shall be attracted. What is cease to exist? Cease to exist means all the asset in the block has been transferred, or any asset in the block has been transferred for a consideration which exceeds the WDV of the block। मतलब आपने ब्लॉक की या तो सभी एसेट्स बेच दी है, 31 मार्च को कोई एसेट नहीं है, या तो आपने कोई एसेट बेची है, कोई नहीं बेची है, पर जो बेची है ना वो ब्लॉक की क्लोजिंग WDV जो होती उससे ज्यादा ही बेचती है। मतलब कि जो ब्लॉक का ओपनिंग WDV था प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट अक्वायर्ड इन द ब्लॉक था, वो दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आती उससे ज्यादा में आपने बेच दिया है, क्लियर, तो कैपिटल गेन आएगा। क्लियर है? तो दैट्स इट। 50 कैपिटल ए। अगर आप डेप्रिशिएबल एसेट्स ऑफ पावर सेक्टर यूनिट्स की बात करें तो उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड बाय डिफॉल्ट लगता है। क्या लगता है? स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, एसएलएम मेथड। एसएलएम मेथड में आप लोग को फॉर पावर सेक्टर यूनिट्स ऑल एसएससी एंगेज इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एसएलएम प्रीवियस, पर वो चाहे तो फर्स्ट टाइम WDV में जा सकते हैं।
अगर वो WDV में गए तो ब्लॉक लग जाएगा, अदरवाइज SLA में ब्लॉक नहीं होता। ओके, इंडिविजुअलिटी रहती है। अब यहाँ जब बेचोगे तो क्या होगा, थोड़ा ऊपर लेंगे छोटा करके। अगर आपने, ये आपके ओरिजिनल कॉस्ट है 10 लाख रुपीज, ठीक है, आपने इसको डेप्रिशिएट कर करके लेकर आ चुके हो 6 लाख पे, इतना इसको नीचे ला चुके हैं, यहाँ तक ला चुके हैं, इस पे ध्यान देंगे, सिर्फ ब्लैक पे 2 पे ध्यान देंगे। अब आपने इसको बेचा, समझो 6 लाख से कम में बेचा, 4.5 लाख में बेचा, तो 1.5 लाख रुपया आपके लिए डिडक्शन हो गया टर्मिनल डेप्रिशिएशन अंडर सेक्शन 32। क्लियर। और अगर आपने इसको 6 लाख से ज्यादा में बेचा, अप टू 10 लाख के बीच में कोई भी अमाउंट में बेचा, जैसे समझो मान लो कि आपने 8,50,000 बेचा, तो 2,50,000 taxable as balancing charge under section 41(2), बैलेंसिंग चार्ज अंडर सेक्शन 41(2). और अगर आपने इसको 10 लाख से ऊपर बेचा तो कैपिटल गेन आएगा, ये आएगा 50 कैपिटल ए। मान लो आपने 12 लाख में बेचा तो कैपिटल गेन, और ये भी बैलेंसिंग चार्ज। इस केस में भी ये बैलेंसिंग चार्ज 4 लाख, यहाँ से यहाँ बैलेंसिंग चार्ज और यहाँ से कैपिटल गेन। इस केस में 2.5 लाख टैक्सेबल बैलेंसिंग चार्ज, और इस केस में ये अलाउड हुआ टर्मिनल डेप्रिसिएशन। आई होप इज क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट 50 कैपिटल डबल है, बहुत सिंपल है। 3 एसेट की बात करता है, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, ओके, मार्केट लिंक डिबेंचर एंड अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड विच वाज एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2023, market linked debenture and unlisted bonds or debentures which are matured redeemed on or after 23/7/2024 के बाद redeemed हुआ हो, तो इसमें हमेशा हमेशा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, भले लॉन्ग टर्म हो, ठीक है। और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड क्या होता है, जो मोर देन 65% ऑफ इट्स फंड्स इन्वेस्ट करते हैं डेट सिक्योरिटीज में या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, या फिर जो 65% से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ये फर्स्ट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में, ठीक है। और मार्केट लिंक डिबेंचर्स क्या होते हैं, ऐसी सिक्योरिटी जिसका प्रिंसिपल कंपोनेंट डेट होता है, और उसमें जो रिटर्न्स आते हैं वो किसी एसेट या किसी सिक्योरिटी से लिंक्ड होकर रिटर्न्स आते हैं जो वेरिएबल होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। ये क्या पढ़ा अभी हमने, सेक्शन 50 कैपिटल डबल ए, सेक्शन 50 कैपिटल डबल ए पढ़ा, ओके है। अब आएंगे सेक्शन 50 कैपिटल बी, स्लम सेल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 50 कैपिटल बी, स्लम सेल। स्लम सेल का मतलब क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 42 सी, स्लम सेल मींस ट्रांसफर ऑफ one or more undertakings division comprising of all the assets of the undertaking, okay, for a lump sum consideration without assigning values to the individual assets or liabilities of the undertaking, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 42C defines this lump sale, ठीक है। 242C defines lump sale, always long term capital gain होगा even if some assets are short term, but if the whole undertaking is in existence for a period of not more than 36 months, तो short term, otherwise long term। बोलो हाँ, ठीक है। 36 मंथ्स है यहाँ पे, ऐसे 24 मंथ्स के बाद लॉन्ग टर्म होता है, यहाँ पे 36 मंथ्स से ज्यादा होने पे ही लॉन्ग टर्म होगा, 36 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म है। वैसे यहाँ पर भी आइडियली 24 मंथ्स हो जाना चाहिए था, पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर अमेंडमेंट करना शायद भूल गए, या कोई कारण तो नहीं है ऐसा कुछ जिसको नहीं अमेंड करते। ऑलवेज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इसमें पहले भी इंडेक्सेशन नहीं होता था और अभी भी इंडेक्सेशन नहीं होता है, नो इंडेक्सेशन, ओके है। अब कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब सेक्शन 50 कैपिटल बी में कैपिटल गेन गिनने में दो चीजों को ध्यान रखना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, यही दो चीज देखनी होती है, राइट। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आपको एज पर रूल 11 यूएई, एज पर रूल 11 यूएई आपको हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू 1 और फेयर मार्केट वैल्यू 2, दोनों में से जो हायर होगा वो लेना होगा। FMV 1 मतलब कि देखो, हायर ऑफ FMV 1 FMV 2 इज FMV ऑफ एसेट्स ट्रांसफर अंडर द स्लम सेल, जो स्लम सेल में आपने ऐसे ट्रांसफर किए, आपने जो भी ऐसे निकाली। अब सर इसका कैसे गिना जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू, उसके लिए रूल 11 यूएई ने बहुत डिटेल में पूरे गाइडलाइंस दिए हैं, जो इंटरमीडिएट लेवल पे अभी नहीं है, फाइनल लेवल पे पढ़ा जाता है, ओके। और FMV 2 यानी कि जो भी हमको मिला, रिसीव्ड अंडर स्लम सेल, उसकी FMV निकालना। अगेन दिस FMV इज आल्सो to be calculated as per the detailed guideline of Rule 11 UAE, but CA Intermediate doesn't include that detailed calculation. You will be given in the exam that FMV1, that is the FMV of asset transfer is this amount, FMV of asset received is this amount. You have to take the higher of these two, and that will be your full value of consideration. Okay, let's
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज बुक वर्थ, नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग, और नेट वर्थ मतलब बुक वैल्यू ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स, book value of debtors, book value of cash, book value of stock, book value of land, okay, book value of non depreciable asset. And for depreciable asset आप क्या करेंगे, WDV as per income tax act shall be considered. For depreciable assets the WDV as per income tax act shall be considered. बुक वैल्यू नहीं लेंगे और लाइबिलिटीज का आप माइनस करेंगे। तो एक बार समझो आपको बुक वैल्यू लेनी है, पर बुक वैल्यू ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स ही लेनी है, ओके। और फिर लेस रिवैल्यूएशन रिजर्व, अगर ये बुक वैल्यू के रिलेटेड कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व है, देखो बुक वैल्यू के रिलेटेड कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो माइनस करेंगे, और डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए आप उसकी इनकम टैक्स के हिसाब से डब्ल्यूडीवी लेंगे और लायबिलिटीज को भी माइनस करेंगे, और ये क्या बनेगा आपका नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे 50 में जो आप इनकम टैक्स के हिसाब से डब्ल्यूडीवी लेंगे वो अगर उस अंडरटेकिंग का कम है तो वो कम लेंगे, पर अगर उस अंडरटेकिंग का डब्ल्यूडीवी ज्यादा आया और पूरी कंपनी का अंडरटेकिंग, पूरी कंपनी का डब्ल्यूडीवी कम आया उस पर्टिकुलर ब्लॉक का, ऐसा तब हो सकता है जब उस पूरी कंपनी की दूसरे एसेट्स को बहुत ज्यादा बेच दी गई है, ओके, तो वो डब्ल्यूडीवी जो पूरी कंपनी की है, पूरी एसएससी की टोटल डब्ल्यूडीवी है वो ली जाएगी, ठीक है। ये मैंने आप लोग को सम्स में भी बताया था गिनवा के, क्लियर। ये था सेक्शन 50 कैपिटल बी स्लैम्प सेल, ऑलवेज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इवन इफ सम एसेट्स आर शॉर्ट टर्म, ओके। ट्रांसफर ऑफ एन अंडरटेकिंग फॉर अ सिंगल कंसिडरेशन, full value of consideration is the higher of FMV1 or FMV2 and less cost of acquisition is the net worth of the undertaking. Clear guys? 50C पे आ जाए। 50C प्रैक्टिकली बहुत क्रिटिकल सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो रियल एस्टेट में लैंड और बिल्डिंग लोग बेचते हैं उसको बेचते समय उन्होंने अगर उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, दैट इज द वैल्यू अडॉप्टेड बाय द स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी, उससे कम में अगर कहा कि हम बेचा है तो वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। तो ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोट बीइंग अ कैपिटल एसेट, if the sale consideration as declared by the SSC is less than the stamp duty value, then stamp duty value shall be deemed to be the full value of consideration. But if the stamp duty value does not exceed 110% of the sale consideration, okay, then section 50C ओके एप्लीकेबल नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि यार तुम्हारे सेल कंसिडरेशन से अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थोड़ी ज्यादा भी है, अगर ये 40 लाख है और ये 44 यानी 44 लाख से ऊपर नहीं है, ओके, तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। मतलब कि जितने में तुमने 40 लाख में अगर बेचा है तो 40 लाख को ही एफवीओसी माना जाएगा। पर अगर तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 44 लाख से भी ऊपर है, 44,50,000 है या 45 लाख है, 46 लाख है, तो वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल कंसिडरेशन फिर माना जाएगा, ओके। ये सेक्शन 50 कैपिटल सी हमको सिखा रहा है। इससे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होगा कि कोई भी व्यक्ति कच्चे में रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शन करने के पहले सोचेगा कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उतने तक तो मुझे पक्के में ट्रांजैक्शन करना ही चाहिए। और वैसे भी अब आगे के लाइफ में, ओके, पक्के में जितना ट्रांजैक्शन लोग करेंगे, जितना ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, उतना उनको फ्यूचर बेनिफिट और अच्छा मिलेगा लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट, टैक्स आपका शॉर्ट टर्म लॉस दिखाता है कि शॉर्ट टर्म आपको बहुत पैसा लग रहा है, पर लॉन्ग टर्म में वो पैसा आपका ऑथेंटिक पैसा है, उसका इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है, ओके। आपके ऊपर कोई एक प्रेशर भी नहीं रहता है। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली कि मैं अगर कह रहा हूँ तो मैं भी बहुत अच्छा खाता पे कर, तो बेनिफिट दिखता है, ओके। कम टू 50C में आ गया। इफ द एसएससी क्लेम्स कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बहुत ज्यादा है यार, इतने तो बेच नहीं सकते, एफएमवी तो बहुत कम है, तो एओ में रिफर द केस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, और फिर वो वैल्यूएशन ऑफिसर अगर कहता है कि हाँ कम है तो कम वैल्यू ली जाएगी, पर अगर असिस्टेंट ऑफिसर ने पलटी मार के और ज्यादा वैल्यू बता दी तो ज्यादा वैल्यू नहीं ली जाएगी, ठीक है। और अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किस दिन की ली जाती है, आप लोगों ने जिस दिन ट्रांसफर हुआ, और रियल एस्टेट में 2 पॉइंट होता है, एक डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जनरली दोनों सेम भी हो सकता है, पर अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट पहले हुआ है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाद में ही होता है फिर, तो the stamp duty value as on the date of agreement may be allowed if उस ट्रांजेक्शन का, सेल कंसिडरेशन का थोड़ा पार्ट या पूरा उस दिन ऑफ एग्रीमेंट के पहले या उस दिन मिल चुका होना चाहिए, थोड़ा पार्ट भी पूरा पार्ट भी, ठीक है। थ्रू अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में बी प्रिस्क्राइब। बोलो हाँ, ये था 50C, ओके। कम टू 50CA, अगर कोई भी अनकोटेड शेयर्स या सिक्योरिटीज ट्रांसफर किए गए हैं तो, और उसके एफएमवी से कम में आपने बेचा है, तो जैसे कि लैंड बिल्डिंग के लिए एसडीवी
वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। वैसे अनकोटेड शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो अगर ज्यादा है और आपने कम में बेचा, ओके, तो वो एफएमवी को सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। 50 सीए और 50 डी, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन में सेल कंसिडरेशन डिटर्मिनेबल नहीं है, ओके, तो ऐसे ही बोलता मुझे सेल काउंट से पता ही नहीं चलता, सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स जल गए, फट गए, गए, पता नहीं बैंक अकाउंट का कुछ आता, पता नहीं बैंक में कहाँ पैसा गया आया, कैश फ्रेश में आया था, मुझे कुछ नहीं पता, तो एफएमवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर को ही सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। ओके, अब सेक्शन 51, एडवांस मनी रिसीव्ड बाय द असेसी एंड फॉरफिटेड। अब इसमें 1/4/2014 के पहले जो लॉ था, भले वो बदल गया है पर आज भी वो लॉ एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि अगर 1/4/2014 के पहले 1/4/2014 के पहले अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने के लिए कोई नेगोशिएशन के अंदर कोई पैसे रिसीव किए थे, पूरा ट्रांसफर हुआ नहीं, वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया और आपने पैसे फॉरफिट कर लिए थे, तो जिस साल आपने पहले फॉरफिट किए थे पहले, ओके, वो टैक्सेबल नहीं होते थे। और बाद में जब आप उस एसेट को ट्रांसफर करेंगे, मतलब वो एसेट अगर आज भी ट्रांसफर हो रही है, तो जो अमाउंट आपने पहले फॉरफिट किया था वो आज ट्रांसफर करते समय उस कैपिटल एसेट की कॉस्ट जो हम माइनस करते हैं उसमें से वो फॉरफिटेड अमाउंट माइनस करके कैपिटल गेन बढ़ाया जाएगा। ओके, so no effect in the year of forfeiture, but subsequently when the capital asset is actually transferred, तो कैपिटल गेन गिनते समय फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से जब कॉस्ट माइनस करते हैं तो कॉस्ट में से अमाउंट फॉरफिटेड को माइनस करेंगे और फिर इंडेक्सेशन करेंगे अन्याय। आई होप इट्स क्लियर, राइट। पहले डिडक्ट करो फिर इंडेक्स करो, राइट। और अगर अब तुम लोग ने फॉरफिट किया 1/4/2014 के बाद, तो ये कोई लफड़ा करना नहीं है। अगर अब फॉरफिट किया तो जिस साल फॉरफिट किया उस साल ही वो डायरेक्टली टैक्सेबल हो जाएगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बोलो हाँ। ये अमाउंट फॉरफिटेड में एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, अमाउंट फॉरफिटेड बाय, टाइटल दिखाओ, अमाउंट फॉरफिटेड बाय असेसी लिखा रहेगा। ओके, एडवांस मनी रिसीव्ड बाय एसएससी। अगर प्रीवियस ओनर ने, जिसका हम कॉस्ट लेते हैं, उसने अगर अमाउंट फॉरफिट की है तो उसे इग्नोर कर दिया जाए। अगर उसने फॉरफिट किया उस साल टैक्सेबल नहीं हुआ और उसने फिर गिफ्ट कर दिया, वो अमाउंट कभी टैक्सेबल नहीं हो पाएगा। आपने एडवांस मनी रिसीव किया, फॉरफिट किया, फिर आपने गिफ्ट कर दिया, आप प्रीवियस ओनर रह गए, अब आपकी जो फॉरफिटेड अमाउंट थी वो इग्नोर हो जाएगी, अब वो टैक्सेबल नहीं होगी। ओके, आगे ये 51 था, ये 51 खत्म हुआ। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 37 और 54 की सीरीज पे। हम आ रहे हैं अब एग्जेम्पशंस अंडर कैपिटल गेन्स पे। ओके, सेक्शन 10 क्लॉज 37 पे देखेंगे एक बार, नहीं लिखा हुआ इसमें, देखो पीछे ऊपर। एक सेक्शन 10 क्लॉज 37 आपको बता दूं। ओके, मुझे ऊपर करें, बहुत सिंपल है। अगर कोई भी, ध्यान याद है, कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ के पास अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड जो रूरल नहीं अर्बन है, क्योंकि रूरल तो वैसे कैबिलेट नहीं होती है, उसका कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है तो उसे एग्जेम्पशन मिलता है, पर उसमें एक कंडीशन है कि वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड must have been used for agricultural purpose by the individual or his parents or by the members of HUF is owned by HUF। HUF की जमीन तो HUF को कोई मेंबर यूज कर रहा है, इंडिविजुअल की जमीन तो उसके पेरेंट्स यूज करते हो, नीचे अब खुद यूज कर रहा होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 2 years, फॉर एटलीस्ट 2 years immediately before the date of compulsory acquisition। तो क्लॉज 1037, सेक्शन 10 का क्लॉज 37 कहता है कि कंपल्सरी एक्विजिशन होने पर पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा if the land must be used for at least 2 years for agricultural purpose। clear? 10 clause 37 डन है। इसमें आपको रीइन्वेस्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना, राइट, ये एग्जेम्प्ट है। और अब आ जाओ सेक्शन 54। सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F देखते हैं। सेक्शन 54 वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर अपने रहने का जो घर होता है, भले उसमें रहे नहीं रहे वो जरूरी नहीं है, पर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को जो लॉन्ग टर्म हो चुकी है, यानी 2 साल से ऊपर हो चुकी है, उसको ट्रांसफर करके एक दूसरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा हो तो उन्हें एग्जेम्पशन मिलता है। कंडीशन ये है कि आपको एक ही घर एक्वायर करने का एग्जेम्पशन मिलेगा, वो एक घर भारत में ही होना चाहिए। पर अगर पुराने घर को बेचने पर जो कैपिटल गेन आया है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं आया है, तो वो एक कैपिटल गेन जो 2 करोड़ से कम है, वो एक सिंगल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन आपको 2 घर लेने के लिए भी मिल जाएगा, और वो जिंदगी में एक ही बार ऐसा अलाउड होगा। उसके बाद एक घर के सामने एक घर अलाउड है, इवन 2-3 घर के सामने एक घर अलाउड है, पर एक घर के सामने 2 घर अलाउड एक ही बार होगा, वो भी जब कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ तक है तभी, ठीक है। और इसमें आपको जो नया घर खरीदना है उसके टाइम लिमिट क्या है, विद इन 1 year बिफोर और विद इन 2 year आफ्टर, विद इन 3 years आफ्टर कंस्ट्रक्शन पूरा करना है, ठीक है।
अब इसमें कवर कैपिटल गेन है बट एक्सेप्ट टू ₹10 करोड़। मतलब आप जितने भी पुराने घर को बेचकर आने वाले पैसे को नए घर में लगाते हैं, तो जितना भी पैसा आपने नए घर में लगाया उतना पैसे का कैपिटल गेन डायरेक्टली एग्जेम्प्ट हो जाए। ठीक है, जैसे आपने पुराने घर को बेचा 40 करोड़ में, पुराने घर की कॉस्ट थी समझो 25 करोड़, तो कैपिटल गेन था 15 करोड़, 40 माइनस 25 15 करोड़। नए घर में आपने लगाया सिर्फ 12 करोड़, 40 करोड़ में से सिर्फ 12 करोड़ का नया घर लिया, छोटा सा घर लिया, तो 12 करोड़ का कैपिटल गेन डायरेक्टली एग्जाम। 10 करोड़ सुपर एग्जाम, मैं 10 करोड़ क्यों बोला, मैं लाख पे लिया इसको। लेट मी जस्ट टेक इट इन लैक्स, 40 लाख, 15 लाख और 25 लाख, 15 लाख। ओके, अगर करोड़ में तो 10 करोड़ तक रहेगा, पर हाँ अगर लैक्स में तो 12 लाख एग्जाम होगा, 13 लाख तो 13 लाख एग्जाम, 15 तो 15 लाख एग्जाम, और 40 लाख पूरा लगाने की जरूरत नहीं है। 54 के अंदर, 54F के अंदर पूरा पैसा लगाएंगे तो एग्जामेशन मिलता है पूरा का पूरा, वहां प्रपोर्शनेट एग्जामेशन है। 54F में प्रपोर्शनेट एग्जामेशन है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब 54 के अंदर और बाकी सब सेक्शन में भी दो कॉमन पॉइंट है जो हमको ध्यान रखना है कि आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI तक, अगर आप नया घर नहीं खरीद पाते हैं, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI तक आप नया घर नहीं खरीद पाते हैं, तो आपको नया घर खरीदने के लिए जो पैसा आपको लगता है कि आप लगाने वाले हो, उतना आप एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दीजिए। Okay? So deposit in a capital gain account scheme on or before the date of filing of ROI. But if misutilized or not utilized, then the capital gain exempt earlier shall be taxable as long-term capital gain in the year of misutilization or on the expiry of the period. कितनों समझ में आई बात? ठीक है, फाइन। डू नॉट ट्रांसफर, अब जो नया घर आपने अक्वायर किया है इसको ट्रांसफर नहीं करना है। डू नॉट ट्रांसफर द न्यूली अक्वायर्ड रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विद इन 3 years, अदरवाइज जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो अब टैक्सेबल हो जाएगा। क्या कहा हमने कि जो नया घर है वो 3 साल तक बेचना नहीं है, क्यों? ताकि हम इस ट्रांजेक्शन की ऑथेंटिसिटी को अश्योर कर सके कि अससी ने सच में नया घर अपने पास रखने के लिए लिया है, ना कि सिर्फ एग्जेम्पशन के लिए लेकर उसको बेच दिया, ऐसा नहीं किया है। तो इसलिए कहा गया है कि जो आप नई एसेट लेते हैं वो नई एसेट को आपको 3 साल तक तो मिनिमम रखना चाहिए। सभी सेक्शन में 3-3 साल का है, एक सेक्शन में 5 साल का है जो 54 इसी में आएगा, वो बॉन्ड्स वाला। राइट, तो ये पॉइंट का कॉमन सेंस का लॉजिकल पॉइंट है। राइट, और वो डिपॉजिट का पॉइंट भी लॉजिकल है। तो हम एक बार सेक्शन 54 को वापस देखेंगे। अब देख लीजिए स्टार्टिंग से कि इंडिविजुअली एचयूएफ कोई भी लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस पर भी ट्रांसफर करता है और भारत में एक रेसिडेंशियल हाउस पर ले रहा है, ओके, तो उसे एग्जेम्पशन मिलेगा। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, देन अक्वायर अप टू 2 के लिए भी एग्जेम्पशन मिलेगा। कब तक नया घर खरीदना है? विद इन 1 year बिफोर और विद इन 2 years आफ्टर। पुराने घर को बेचने के 1 साल पहले भी नया घर खरीद सकते हैं, बट विद इन 1 year बिफोर, या बाद के भी 2 साल के अंदर अंदर खरीद सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन कभी भी शुरू करके पर 3 साल में कंस्ट्रक्शन पूरा करना है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। और आपको कैपिटल गेन कवर करना है, जितना कैपिटल गेन कवर करेंगे उतना एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर 10 करोड़ से ऊपर का एग्जेम्पशन लेने जाओगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और कंडीशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम आ जाएंगे 54E में। ठीक है, अच्छा, कंडीशन में एक लास्ट पॉइंट में जो ये पॉइंट है ना कि आपको बेचना नहीं 3 साल के अंदर अंदर, अगर आपने बेच दिया तो क्या होगा कि बेचते समय जो आपने नया घर जल्दी बेच दिया, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसमें से जितना अमाउंट पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो माइनस हो जाएगा, तो कॉस्ट कम हो जाएगी और कैपिटल गेन बढ़ जाएगा। इस प्रकार वो एग्जेम्पशन टैक्सेबल हो जाएगा बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेक्शन 54। अब सेक्शन 54B, अगर कोई भी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड आप ट्रांसफर करते हैं, आप ट्रांसफर कर रहे हैं जो कि यूज हुआ था, ओके, फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस फॉर एटलीस्ट 2 years बाय द इंडिविजुअल और हिज पेरेंट्स और बाय द मेंबर ऑफ HUF, यूज हुआ था और उसको आपने ट्रांसफर किया, और आप एक इंडिविजुअल हैं या आप HUF हैं और आपने नई जमीन खरीदी एग्रीकल्चरल लैंड विद इन 2 years। 3 years का तो पॉइंट आएगा नहीं और पहले के 1 साल का पॉइंट भी नहीं आएगा, कोई रहने का घर थोड़ी ना है। ओके, तो बाद में ही खरीदना है, विद इन 2 years आफ्टर में खरीदना है आपको। ओके, विद इन 2 years आफ्टर में खरीदना है, और यहाँ पे भी कवर कैपिटल गेन है। विद इन 2 years acquire another agricultural land and cover capital gain। इसमें नहीं है, इसमें काट दीजिए, गलती से लिखा गया है, इसमें नहीं है लिमिट, हाँ, ये काट दीजिएगा और रब कर दीजिएगा, रबर होता है इसमें। हाँ, अब cover capital gain। 54D, compulsory acquisition of land or building of an industrial undertaking।
अगर कोई भी एसएससी, industrial undertaking means any undertaking engaged in the production or manufacturing of any article or thing. it may be owned by any SSC, right? उसके लैंड या बिल्डिंग को कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है। क्या हुआ है? कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है। ओके, प्लीज नोट यहाँ पर कंपल्सरी एक्विजिशन, लैंड और बिल्डिंग मस्ट बी यूज फॉर द बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल टेकिंग फॉर एटलीस्ट 2 years, और उसका फिर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, और इट मस्ट बी यूज फॉर एटलीस्ट 2 years बाय द एसएससी। और फिर 3 साल के अंदर अंदर आपको जमीन एक्वायर करनी है और अपना इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा करना है। आपको जमीन एक्वायर करनी 3 साल के अंदर अंदर, और आपको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का कंस्ट्रक्शन भी पूरा करना है। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इनिशियल कंपेंसेशन। क्योंकि जब भी कंपल्सरी एक्विजिशन के कारण ट्रांसफर हो रहा है, फिर नई एसेट को अक्वायर करने के लिए जो टाइम लिमिट अलाउ की जाती है वो फ्रॉम द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन से नहीं होता, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इनिशियल कंपेंसेशन और पार्ट देयर ऑफ। मतलब कि जब पहला अमाउंट मिल जाता है कंपल्सरी एक्विजिशन होने पर, जब भी मिलता है उस दिन से आपको नई एसेट अक्वायर करने की टाइम लिमिट गिननी है। बोलो हाँ, राइट। तो ये हो गया, और इसमें भी कवर कैपिटल गेन है। और वो 2 पॉइंट कॉमन है, डिपॉजिट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई, and then use the amount. If you not use या misutilize तो taxable हो जाएगा। Do not transfer the new agricultural land within 3 years. Otherwise जब बेचने पे कॉस्ट में से वो एग्जेम्पशन वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है। 54B के अंदर अगर आपने जो नई जमीन खरीदी और रूरल जमीन खरीदी और उसको फिर 3 साल के अंदर बेच भी दिया, तो जो पहले एग्जेम्पशन मिला है वो विड्रॉ नहीं होगा। क्योंकि कैसे होगा? नई एग्रीकल्चर लैंड को जो रूरल है उसको बेचने पर कैपिटल गेन आएगा नहीं। ये एक लूप होल है 54B में। ठीक है, 54D अभी अपन ने खत्म किया, 54B हो गया, 54D हो गया। अब आ रहा है 54EC, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। कोई भी एसएससी अगर कोई भी लॉन्ग टर्म लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहा है, कोई भी एसएससी अगर कोई भी लॉन्ग टर्म लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहा है 54EC में, और उसने वो पैसे इन्वेस्ट किए विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर इन्वेस्ट किया है इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, bonds which are not redeemable for a period of 5 years, जो 5 years से redeemable नहीं होते हैं ऐसे bonds। इसमें कौन कौन से बॉन्ड है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाही के बॉन्ड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन RECL के बॉन्ड, हुडको ओके हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बॉन्ड। ओके, उसके बाद ये सब बॉन्ड्स नोटिफिकेशन के द्वारा और ऐड किए गए हैं, एक्ट में इतने सारे नाम नहीं लिखे गए हैं। ओके, ये 54EC में आपने इन बॉन्ड में अगर पैसा लगाया है, ओके, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा मैक्सिमम टू ₹50 लाख, 50 लाख से ऊपर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। और अगर आपने 6 मंथ्स के अंदर पैसा लगाया, वो 6 मंथ्स पे 2 ईयर आ गए, जैसे अभी फरवरी में आपने बेचा, मार्च में पैसा लगाया, फिर अप्रैल या मई में पैसा लगाया, तो दोनों साल मिलाकर भी 50 लाख से ऊपर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एक साल का 50 लाख है, पर एक ट्रांजेक्शन का अगर आपने 2 साल में स्प्रेड किया तो वो ट्रांजेक्शन का भी 50 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, कितने को समझ में आ रही बात? क्लियर है। और इन बॉन्ड्स को आपको सिर्फ बेचना नहीं है, ऐसा नहीं है, बेचना तो नहीं है, उनको मॉर्गेज भी नहीं करना है, उनको लिक्विडेट भी नहीं करना है, उनके अगेंस्ट लोन भी नहीं लेना है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ओके, ये 54EC। 54EC किसको अवेलेबल होता है? बताओ बच्चे लोग, एनी एसएससी। और कोई एसएससी अगर समझो अपना लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और नया घर खरीदता है 54 के अंदर, और वो लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के सामने वो बॉन्ड भी खरीद सकता है ना? क्या दोनों एग्जेम्पशन ले सकता है? यस। ओके, कोई 54 और 54EC दोनों का एग्जेम्पशन भी ले सकता है। क्लियर? कुछ अमाउंट घर पे लगा दिया, 54 ले लिया, कुछ अमाउंट बॉन्ड में लगा दिया, 54EC ले लिया। एक अमाउंट का डबल नहीं होगा, पर इतना अमाउंट घर के लिए और इतना अमाउंट बॉन्ड के लिए मिलेगा एग्जेम्पशन। ठीक है बच्चे लोग। अब 54EC के बाद 54F। ओके, 54F किसके लिए? कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफर किया अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है आपने, आपको इंडिविजुअल या एचयूएफ। क्यों? ये याद रखना जरूरी नहीं है। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करने की बात आएगी तो इंडिविजुअल एचयूएफ होगा, पर बॉन्ड एक्वायर करना है तो कोई भी एसएससी हो सकता है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होगा 54D में, कोई भी एसएससी होगा। और 54B में खेती की जमीन, अगेन इंडिविजुअल एचयूएफ होगा। और इसमें रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सबको मिलता है। अगर सिर्फ रेसिडेंट को होता तो कहा होता, नहीं कहा है तो सोचना नहीं है, सबको मिलेगा। आई होप इज क्लियर। और अब आ रहा है 54F।
ओके अगर कोई भी इंडिविजुअल या HUF अपनी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल ऐसे ट्रांसफर कर रहा है, ऐसे ज्वेलरी ट्रांसफर कर रहा है, कोई लॉन्ग टर्म कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है, कोई लॉन्ग टर्म प्लॉट ट्रांसफर कर रहा है और एक रहने का घर खरीद रहा है, ओके तो उसे एग्जेम्पशन मिलेगा। पर यहाँ पर 54F में ध्यान रखना है कि उसके पास पहले से एक से ज़्यादा घर नहीं होना चाहिए और एक ही घर खरीदने का एग्जेम्पशन तो मिलेगा ही, पर उसको अगले 2 साल या 3 साल में कोई दूसरा घर खरीदना भी नहीं और बनाना भी नहीं है, ओके। और 54F के अंदर आपको जो एक नया घर खरीदना है वो भारत में ही खरीदना है, ओके। वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया खरीदना है। कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल बेचकर कब तक खरीदना है? विद इन 2 ईयर्स के अंदर परचेस करना है या विद इन 2 ईयर्स के अंदर परचेस करना है। ये जो खरीदना है आपको नया वाला 2 ईयर्स के अंदर अंदर आपको परचेस करना है और कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर पूरा करना है नए घर का, या तो 1 साल पहले में भी आप नया घर खरीद सकते हैं, ओके। और अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना होगा? जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया आउट ऑफ नेट सेल कंसिडरेशन, समझो नेट सेल कंसिडरेशन ओके 40 लाख है, ओके आपने 40 में से 30 लाख इन्वेस्ट किया 75%, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आ रहा है उसका भी 75% एग्जेम्प्ट होगा। अगर आपने पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाए, क्लियर। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से कितना एग्जेम्प्ट होगा? अमाउंट इन्वेस्टेड आउट ऑफ द नेट सेल कंसिडरेशन, पर नॉट मोर देन 10 करोड़, ऊपर 10 करोड़ से ऊपर नहीं ले सकते, ठीक है, फाइन। और एसएससी शुड नॉट ओन मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं। एंड एसएससी शुड नॉट परचेज और कंस्ट्रक्ट एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विद इन 2 इयर्स और 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। आई होप इज क्लियर, ठीक है। अब हम लोग सेक्शन 55(2)(a)(c) ग्रैंडफादर क्लॉज देख लेते हैं कि अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग इक्विटी शेयर्स और इक्विटी और म्यूचुअल फंड यूनिट्स को अक्वायर किया गया बिफोर 1/2/2018, ये इसीलिए है कि जो आपने 112A पढ़ा था ना, जहां पे 12.5% टैक्स लगता है, उसको पहले एग्जेम्प्ट किया जाता था 1038 के अंदर, ओके। सेक्शन 1038 के अंदर पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता था, क्लियर। और अब उसको टैक्सेबल किया गया, तो 1 Feb 2018 से टैक्सेबल किया गया, तो 31 Jan 2018 के दिन जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है वो उसकी कॉस्ट मान ली जाएगी, ताकि वहां तक उसकी अगर एफएमवी भरी है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, ओके। सो एफएमवी एज ऑन 31/1/18 बट रिस्ट्रिक्टेड टू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अगर कम में बेचा है तो कम, या तो एफएमवी एज ऑन 31/1/18, ये दोनों में से विच इज लेस कंपेयर किया जाएगा विद द कॉस्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, विच एवर इज हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी एज ऑन 31/1/18 बट रिस्ट्रिक्टेड टू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब ये एफएमवी कैसे गिननी है? अगर शेयर्स लिस्टेड हैं तो हाईएस्ट प्राइस कोटेड ऑन 31/1/18 ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और अगर अनलिस्टेड है तो एनएवी, ये ली जाएगी, ये ऊपर करेंगे एक बार। और ये तब जब आपने एसटीटी पे किया हुआ है ऑन द एक्विजिशन ऑफ सच सिक्योरिटीज और उसको फिर ट्रांसफर किया है। तो ये ग्रैंडफादर क्लॉज जो पहले एग्जेम्पशन था सेक्शन 1038 को, उसको एक तरह से आपको अभी भी अलाउ कर रहा है। वापस ध्यान रखेंगे, आपने अगर कम में बेचा तो कम, पहले क्या करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक तरफ रख लो, फिर एफएमवी एज ऑन 31/1/18 लो, कंपेयर विद सेल वैल्यू विच इज लेस, और फिर उसमें से और कॉस्ट ऑफ विच एवर इज हायर शैल बी योर कॉस्ट, ये आपकी कॉस्ट होगी as per the grandfather clause section 55 subsection 2 clause AC, right? And with this your whole capital gains is covered up exactly 1 hour 15 minutes.